हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मेथोडोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ पे हम वो पूरी प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिस प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। मतलब पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके लिए अभी तक हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट हमने अभी तक डिस्कस की। हमने टूल्स टेक्निक्स को डिस्कस किया कि कौन कौन सी टेक्निक्स कौन कौन से टूल्स इस टेक्निक में इस पूरे मेथड्स में यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की। तो हमने पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ा कि पीसीआर में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हम करते हैं। एक डिजायर्ड जीन जो हमने आइसोलेट किया है, जो हमें जीन ट्रांसफर करना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, ठीक है। तो इस जीन की हम नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं, बिलियंस ऑफ इसकी हम कॉपीज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद हमने कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले हमने एंजाइम्स के बारे में बात की कि अलग अलग एंजाइम्स यूज होती है, जैसे कि लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज काइनेज। तो ये बहुत सारी एंजाइम्स यूज होती है, ठीक है। इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को डिटेल में पढ़ा क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया वेक्टर के बारे में, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से हम जीन को डीएनए को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो हमने वेक्टर के बारे में बात की जिसमें हमने देखा कि प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज को वेक्टर यूज करते हैं, कॉस्मिड, फाजमिड, इनको भी एज अ वेक्टर यूज करते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनको भी एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की और ये सारा जो तामझाम था ये इस प्रोसेस के लिए था, दैट इज मेथोडोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में ये सारी चीजें अभी यूज होने वाली है और ये टेक्निक किस तरीके से परफॉर्म होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कुछ 6 स्टेप की ये प्रोसेस है, 6 स्टेप्स है इस प्रोसेस में। और 6 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। तो हमें अब क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक परफॉर्म करनी है, हमें एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकालना है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है जो कि पैनक्रियाज में है। हमारा पैनक्रियाज एक ऑर्गन है। पैनक्रियाज में एक पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर आपको याद होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप के सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। तो बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। बीटा सेल के अंदर का डीएनए हम आइसोलेट करेंगे, उस डीएनए में से हम वो जीन निकालेंगे जो इंसुलिन बनाता है। तो हमें सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए में से जीन को रिमूव करना है, जीन को अलग करना है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना, क्योंकि अगर हमें डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, हमारे बॉडी का डीएनए हमें बैक्टीरिया में अगर डालना है तो सबसे पहले हमें हमारे बॉडी में से, हमारे सेल में से डीएनए को निकालना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ डीएनए और जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली स्टेप। तो यहाँ पे हम बोलते हैं द डिजायर्ड जीन टू बी क्लोन्ड हैज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सोर्स है, जो भी डोनर है, उनसे हमें सबसे पहले तो एक डिजायर्ड जीन जो जीन हमारे काम का है वो जीन हमें निकालना है, हमें आइसोलेट करना है। तो इनिशियली ये प्रोसेस कैसी होती है, डोनर ऑर्गेनिज्म को शेयर्ड किया जाता है विद द ब्लेंडर एंड ट्रीटेड विद द सुटेबल डिटर्जेंट। तो ये जो डोनर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे बॉडी में बीटा सेल है तो बीटा सेल को ब्लेंडर में डाला जाता है। ब्लेंडर वो चीज होती है जो सारी चीजों को मिक्स करती है, ठीक है। तो ब्लेंडर में डाला जाता है और ब्लेंडर में उसको एक डिटर्जेंट के साथ, सुटेबल डिटर्जेंट के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म आर शेयर्ड विद द ब्लेंडर एंड ट्रीटेड विद द सुटेबल डिटर्जेंट। एक सुटेबल डिटर्जेंट के साथ उसको मिक्स किया जाता है। तो ब्लेंडर में डाल के उसको घुमाया जाएगा। हमारे बीटा सेल को, बीटा सेल दैट इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, इनको ब्लेंडर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में डाला जाएगा जहां पे वो सारी चीजों के साथ मिक्स होगा। डिटर्जेंट यहाँ पे डाला जाएगा। डिटर्जेंट में क्या होता है, तो डिटर्जेंट में सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या करता है, ये प्रोटीन और लिपिड को अलग कर देता है चीजों से, ठीक है। हमारे डिश वॉशिंग बार में भी, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट जो भी होते हैं उसमें भी वही तो चीज होती है। जो भी डिश पे लिपिड चिपके होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, उनको ये डिश में से रिमूव करता है। तो सेम फिनोमिना यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन को ये अलग कर देता है, तो बचता क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें अलग हो जाती है, बचता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए।
जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इज रिमूव्ड, आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड यूजिंग सेवरल टेक्निक्स। तो अब इसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो कि अलग हो चुका है, इसको बहुत अलग अलग टेक्निक से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। और आइसोलेटेड डीएनए कैन बी स्पूल्ड ऑन द ग्लास रॉड। तो ये जो आइसोलेटेड डीएनए है, इसको ग्लास रॉड में या ग्लास में यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए इज देन क्लीव्ड बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो अब ये जो डीएनए हमारे पास है, हमने जो आइसोलेट किया है, ध्यान दो, हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे ब्लेंडर में मिक्स किया, बीटा सेल्स को या जो भी सेल है, जो डोनर सेल जहां से हमको जीन निकालना है, हमने उसको यहाँ पे ब्लेंडर में मिक्स किया, ब्लेंडर में डिटर्जेंट ऐड किया, हमने उसमें से डीएनए को अलग अलग टेक्निक्स की मदद से आइसोलेट किया। इस डीएनए को अब हम क्लीव करेंगे, काटेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट पे डीएनए को कट करेगी और डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े कर देगी, ठीक है। अब इसके बाद क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइड इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है, ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करती है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। इट ब्रेक्स द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। डीएनए को ये किसमें, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हम यूज कर सकते हैं। क्लीव डीएनए फ्रैगमेंट हैव कोहेसिव और स्टिकी और स्टैगर्ड एंड और ब्लंट एंड। तो जो डीएनए कट हुआ है उसमें या तो स्टिकी एंड होंगे, स्टिकी एंड क्या होते हैं हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है, और या तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक की जो प्रोसेस है उसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डीएनए को मिक्स किया ब्लेंडर की मदद से डिटर्जेंट के साथ, हमने उसमें से लिपिड प्रोटीन अलग कर दिए और डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए आइसोलेट होने के बाद इस डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट किया, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको स्पेसिफिक साइट पे रिकॉग्नाइज करके कट किया, जिसको हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे या तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको पैराग्राफ में जो देखने को मिल रहा है, इसमें बोला गया है फ्रॉम द क्लीव्ड डीएनए फ्रैगमेंट a fragment containing desired gene is isolated and selected for cloning. This is now called as a foreign DNA or passenger DNA. अब ये बहुत सारे जो हमको फ्रैगमेंट मिले, डायग्राम की मदद से समझते हैं। हमारे पास ये बीटा सेल था, ठीक है, बीटा सेल में हमारा डीएनए था न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बीटा सेल के अंदर हमारा डीएनए था, बेचारा छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे सेल को खत्म करके हमने ये डीएनए को आइसोलेट कर लिया, हमने अपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने क्या किया, ट्रीट किया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करने के बाद हमको डीएनए के क्या मिले, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिले। इन फ्रैगमेंट्स में या तो स्टिकी एंड होंगे या तो ब्लंट एंड होंगे, ठीक है। इन फ्रैगमेंट्स में से अब हम वो फ्रैगमेंट अलग करेंगे जिस फ्रैगमेंट में हमारा जीन है, हमारा डिजायर्ड जीन है, दैट इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। तो ये जो फ्रैगमेंट है इसमें हम बोल रहे हैं इंसुलिन वाला जीन है। ये जो फ्रैगमेंट है इसमें इंसुलिन वाला जीन है। तो हमने इस फ्रैगमेंट को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। वी हैव सेपरेटेड द डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है। इंसुलिन वाला डीएनए फ्रैगमेंट हमने सेपरेट कर दिया। इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन का जीन है, वो फ्रैगमेंट हमने सेपरेट कर लिया। तो हमारा डिजायर्ड जीन वाला फ्रैगमेंट, ठीक है, डिजायर्ड जीन वाला फ्रैगमेंट हमने सेपरेट कर लिया। तो यहां तक की प्रोसेस यही बोलती है, इस फ्रैगमेंट को पैसेंजर डीएनए बोला जाता है या फॉरेन डीएनए बोला जाता है। ये जो डीएनए होगा इसको पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए बोला जाएगा। दिस डीएनए इज कॉल्ड एज आइदर अ पैसेंजर डीएनए और फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 मिनट, हाँ। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने ये देखा, ये हमारा बीटा सेल है, ठीक है, ये जो है ये हमारा बीटा सेल है। इसमें से हमने डीएनए को पहले तो आइसोलेट किया, जिसको हमने बोला आइसोलेशन, ठीक है। दूसरा हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। फ्रैगमेंटेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, जिसमें डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट हो गए। अब इस डीएनए फ्रैगमेंट में से हमने अपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया, यानी सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को हमने सेपरेट कर लिया, जिसको हमने पैसेंजर डीएनए बोला या फॉरेन डीएनए बोला। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है।
तो ये पूरी प्रोसेस हमने बड़े मेहनत से अभी तक की। हमने सबसे पहले तो भाई बीटा सेल में से डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसमें से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किए, एक फ्रैगमेंट हमने अलग किया, ठीक है। इसके अलावा हम दिस इज नाउ कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए हम बोल सकते हैं। डिजायर्ड जीन कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड और ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। डिजायर्ड जीन को हम डायरेक्ट लाइब्रेरी से, जीन लाइब्रेरी से भी उठा सकते हैं। जीन लाइब्रेरी क्या होती है, आइए अगले पेज पे देखते हैं। तो हमारा अगला पेज हमको बताएगा व्हाट इज जीन लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डू यू नो वाला जो बॉक्स है, इसमें बोला है जीन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस। जीन लाइब्रेरी बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म से इनको आइसोलेट किया जाता है और इसको प्रिजर्व करके, स्टोर करके रखा जाता है। तो जीन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वेयर ईच सीक्वेंस हैज बीन क्लोन्ड इनटू वेक्टर। तो हर डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे वेक्टर में क्लोन करके, कॉपी करके रखा गया है इन केस ऑफ प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज एंड एनालिसिस। तो अभी कभी भी अगर हमें इसकी जरूरत होगी तो हम वेक्टर से, बैक्टीरिया से जहाँ पे इसको स्टोर करके रखा है वहां से इसको निकाल सकते हैं। कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दो तरीके की जीन लाइब्रेरी होती है यहाँ पे, एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरी होती है cDNA लाइब्रेरी। पहला हम देखते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी हम बोलते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोन दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीट जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है उसको जब हम स्टोर करके रखते हैं तब उसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी बोलते हैं। द जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ प्रोकैरियोट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर। प्रोकैरियोट्स की जीनोमिक लाइब्रेरी हम बना सकते हैं बाय यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर बिकॉज प्रोकैरियोटिक जीनोम डज नॉट कंटेन रेपिटेटिव डीएनए। अब यहाँ पे आपको इस चीजों का मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसको हम समझते हैं नीचे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है। ये हमारा डीएनए है, ह्यूमन डीएनए बात कर रहे हैं हम। ह्यूमन डीएनए में क्या होता है, ये हमारा ह्यूमन डीएनए है, चलो इसको ऐसे ही बना लेते हैं सीधा। ये हमारा ह्यूमन डीएनए है। ह्यूमन डीएनए में पूरा डीएनए काम का नहीं होता, इसमें कुछ सीक्वेंस कोडिंग है, कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, कुछ सीक्वेंस हमारा कोडिंग सीक्वेंस है, कुछ सीक्वेंस हमारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। तो ऐसे बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस हमारे डीएनए में है। कोडिंग सीक्वेंस जो है ये प्रोटीन बनाता है, कोडिंग सीक्वेंस से कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस से कुछ भी नहीं होता। ये हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा का अनयूज्ड डीएनए होता है, एक्स्ट्रा अनयूज्ड डीएनए और अनयूजफुल डीएनए, अनयूजफुल डीएनए। तो ये बिल्कुल भी काम का डीएनए नहीं है। हमारे डीएनए में अगर हमको अपना डीएनए स्टोर करना है, अपनी डीएनए की कॉपी स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये फालतू का डीएनए थोड़ी स्टोर करेंगे। हम ये फालतू का नॉन कोडिंग डीएनए स्टोर करेंगे तो हमारी ज्यादा जगह चली जाएगी, हमारा ज्यादा एफर्ट वेस्ट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोडिंग डीएनए को ही स्टोर करते हैं। तो कोडिंग डीएनए को स्टोर करने के लिए हमें अलग टेक्निक यूज होती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्निक, दैट इज cDNA लाइब्रेरी। वो हम आगे देखेंगे। बट प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में कोई नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता। अगर प्रोकैरियोट की डीएनए की हम बात करते हैं, प्रोकैरियोट जैसे पैरामीशियम अमीबा, इनके डीएनए की अगर हम बात करते हैं, सॉरी पैरामीशियम अमीबा प्रोकैरियोटिक नहीं है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया, जैसे कि यीस्ट, जैसे कि हमारा ई कोलाई हो गया, या हमारा टाइफॉइड बैक्टीरिया हो गया, या कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। तो ये जो बैक्टीरिया है इनका अगर हम डीएनए बनाते हैं तो ये बैक्टीरियल डीएनए है, और बैक्टीरियल डीएनए में सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं दैट इज कोडिंग सीक्वेंस ही होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए में सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग 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 कोडिंग, नो नॉन कोडिंग सीक्वेंस आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कोई नॉन कोडिंग, कोई फालतू का सीक्वेंस नहीं है। तो अगर हमें बैक्टीरिया का डीएनए एज इट इज स्टोर करना है तो ये हम पूरा डीएनए स्टोर करेंगे, हम ये पूरा डीएनए स्टोर करेंगे, ठीक है। ये पूरा डीएनए हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के लिए हमें इसको पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद हम इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, एक फ्रेगमेंट, ये दो फ्रेगमेंट, ये तीन फ्रेगमेंट। ये फ्रेगमेंट होने के बाद हम इसको प्लाज्मिड में ऐड करेंगे, वेक्टर में, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे। प्लाज्मिड में ऐड करने के बाद इन प्लाज्मिड को
ये डीएनए हमने प्लाज्मिड में ऐड कर दिए, ठीक है, ये डीएनए हमने प्लाज्मिड में ऐड कर दिए। इन प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया में स्टोर करेंगे, इन प्लाज्मिड को हम स्टोर करेंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। और जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में स्टोर हो जाएंगे, देखो जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में स्टोर हो जाएंगे मतलब हमने जो डीएनए एंटर किया है ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में स्टोर हो गए, तो हमने जो डीएनए प्रिजर्व करके रखा है बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट का, वो बैक्टीरिया में वेल प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से इस डीएनए को जब भी चाहिए हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक मतलब पूरा का पूरा डीएनए हमने यहाँ पे स्टोर किया। देखो प्रोकैरियोट का पूरा डीएनए जैसा था वैसा, ठीक है, पूरा का पूरा डीएनए हमने यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है, इसीलिए इसको जीनोमिक लाइब्रेरी बोला गया। एज इट इज पूरा डीएनए हमने स्टोर किया। बट ह्यूमंस के केस में ये पूरा डीएनए हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा वेस्टफुल डीएनए है जो कि कोई काम का नहीं। तो हमें इनमें से नॉन कोडिंग सीक्वेंस रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे। पहले तो डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे होगा पहले ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। और हमें पता है एमआरएनए पे एक्सॉन इंट्रॉन दोनों ही सीक्वेंस होते हैं। तो एमआरएनए जब बनता है, एमआरएनए पे भी एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। एक्सॉन यानी कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ठीक है। तो एमआरएनए जो हमारा बना, ये जो हमारा एमआरएनए बना, 2 मिनट, ये जो हमारा एमआरएनए बना इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है। हम पहले तो हमें पता है कि जब एमआरएनए बनता है तो इसमें से सारे इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस निकल जाते हैं। सारे इंट्रॉन्स यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये जो इंट्रॉन है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो सारे इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो इसमें अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। 2 मिनट, हाँ, अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग तो स्प्लाइसिंग में हम देखते हैं कि सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। तो एमआरएनए जो हमारा मिलेगा हमको, ये एमआरएनए में सिर्फ अभी एक्सॉन 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 यानी कोडिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो एमआरएनए में सिर्फ और सिर्फ कौन से सीक्वेंस है अभी, कोडिंग सीक्वेंस, ओनली कोडिंग 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 यानी एक्सॉन 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 और एक्सॉन सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एमआरएनए है जिसमें सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन सीक्वेंस है। इस एक्सॉन में से हम इन एमआरएनए में से अब हम वापस डीएनए बनाएंगे। तो एमआरएनए से वापस डीएनए बनाने की प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो प्रोसेस होगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से फिर से एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से फिर से डीएनए बनाएंगे। तो एमआरएनए से हमको अब मिलेगा डीएनए, और ये एमआरएनए से जब डीएनए बनेगा तो इस एमआरएनए पे सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस है, तो ये डीएनए पे भी सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस रहेंगे। तो यहाँ पे अब है कोडिंग 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 सीक्वेंस। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हमने सारे रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। देखो पहला जो डीएनए था इसमें कोडिंग सीक्वेंस भी थे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी थे, ठीक है। कोडिंग सीक्वेंस भी थे, नॉन कोडिंग भी थे, कोडिंग भी थे, नॉन कोडिंग भी थे, कोडिंग भी थे, नॉन कोडिंग भी थे। तो हमने सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस को निकाल लिया। कैसे? तो हमने पहले डीएनए से एमआरएनए बनाया, ठीक है। एमआरएनए में दोनों टाइप के सीक्वेंस होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग यानी एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन। हमने सारे इंट्रॉन्स को रिमूव कर लिया। अपने आप होती है ये पूरी प्रोसेस, ठीक है। इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जाइए, वो प्लेलिस्ट देखिए, उसमें पूरा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, मतलब सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस रिमूव हो जाते हैं और पूरे कोडिंग सीक्वेंस का ही एमआरएनए बनता है, यानी एक्सॉन 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 वाला एमआरएनए बनता है। एक्सॉन वाले एमआरएनए से वापस हम डीएनए बनाते हैं बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो वापस जो डीएनए बनेगा, इस डीएनए में सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होगी। अब ये जो डीएनए है इसको हम फ्रेगमेंटाइज करेंगे, मतलब इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो डीएनए है इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए, एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट
और इन फ्रैगमेंट्स को हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मिड में, ठीक है। तो अगेन अब ये प्लाज्मिड में ये फ्रैगमेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे, एक प्लाज्मिड, दूसरा प्लाज्मिड, तीसरा प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये सारे फ्रैगमेंट्स अब हम प्लाज्मिड में यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये हमारे सारे प्लाज्मिड जो है वो उसमें हमने डीएनए हमारा स्टोर कर दिया। अब इस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोला जाता है। ये जो डीएनए हमने प्रोड्यूस किया, जिस डीएनए में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इसमें से निकल चुका है, इस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या इसी को सी डीएनए बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए। तो आपको समझ चुका है कि 2 तरीके की लाइब्रेरी है। पहली लाइब्रेरी को जीनोमिक लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसमें सारा का सारा डीएनए सीक्वेंस एज इट इज स्टोर करते हैं हम। अब ये जीनोमिक लाइब्रेरी हम ह्यूमंस डीएनए के लिए नहीं बना सकते, प्लांट डीएनए के लिए नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो हम ये डीएनए जो है जीनोमिक लाइब्रेरी किसके लिए बनाते हैं? प्रोकैरियोटिक डीएनए के लिए बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेटिव डीएनए यानी कोई नॉनसेंस फालतू का डीएनए नहीं होता, ठीक है। सी डीएनए लाइब्रेरी हमने क्या बोला? सी डीएनए लाइब्रेरी जो है इसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। ये डीएनए जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय आइसोलेटेड एमआरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से पहले हम एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से अगेन डीएनए बनाएंगे, और ये जो डीएनए बनेगा, दिस डीएनए इज मेड इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। द लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज सी डीएनए लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को हम सी डीएनए लाइब्रेरी या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बोलेंगे, ठीक है। दिस जीनोम कंटेन्स इंट्रॉन्स, रेगुलेटरी जीन एंड रिपीटेटिव डीएनए। तो डीएनए जीनोम में इंट्रॉन्स भी होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, डीएनए होता है बाकी का रिपीटेटिव। तो ये सारे इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, ये रेपिटेटिव डीएनए को रिमूव किया जाता है। इसीलिए हेंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी इन यूकैरियोटिक इज नॉट मीनिंगफुल। तो क्योंकि हमारे डीएनए में हम देखते हैं कि रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन्स होता है, तो हमारे इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना मुश्किल है, फालतू में हमें एफर्ट यूज करने पड़ेंगे और वो काम का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम जीनोमिक लाइब्रेरी यूकैरियोट के केस में नहीं बनाते, हम ये जीनोमिक लाइब्रेरी के अलावा यहाँ पे सी डीएनए लाइब्रेरी बनाते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी सिर्फ प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया के केस में हम यूज करते हैं, क्योंकि उनमें इंट्रॉन्स यानी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, बट स्टिल अभी हमको आगे और डिस्कस करना है। शायद ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहिए अच्छे से और ध्यान लगा के समझिए इस टॉपिक को। सबसे पहले हमने बात की कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जहाँ पे हमने ब्लेंडिंग करके डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, फ्रेगमेंटाइज किया। फ्रेगमेंटाइज करने के बाद देखो ये प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। डोनर सेल जो है हमारा, ये जो डोनर सेल है, इसमें से हमने डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद डीएनए को हमने छोटे छोटे डीएनए सीक्वेंसेस में कट किया। कट करने के बाद हमने डिजायर्ड जीन को हमने ले लिया। डिजायर्ड जीन जो हमने लिया उसको हमने इंसर्ट किया करेंगे हम अभी वेक्टर डीएनए में, ठीक है। तो डिजायर्ड जीन हमने इतनी मेहनत से लिया, या फिर हम डिजायर्ड जीन हमारे जीनोमिक लाइब्रेरी या हम सी डीएनए लाइब्रेरी से भी ले सकते थे, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू अ फॉरेन क्लोनिंग वेक्टर। तो फॉरेन डीएनए का, फॉरेन जीन का हम इंसर्शन करेंगे क्लोनिंग वेक्टर में, यानी डीएनए में, वेक्टर वेहिकल डीएनए में, प्लाज्मिड में। तो यही हम देखेंगे। द फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। तो ये जो हमने डीएनए डिजायर्ड जीन का आइसोलेट किया, जिसको हम फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए बोल रहे हैं, इसको हम क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर मोस्टली कॉमनली यूज होता है, क्लोनिंग वेक्टर जो कि होता है प्लाज्मिड, ठीक है, बैक्टीरिया के ही प्लाज्मिड, या कभी कभी बैक्टीरियोफाज। तो जो ज्यादातर वेक्टर यूज होते हैं हमने पढ़ा है प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज में हम देखते हैं M13 और लैम्ब्डाफाज यूज होता है, और प्लाज्मिड में यूज होता है मोस्टली PBR 322, जिसको प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूज 322 ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। प्लाज्मिड आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वेक्टर ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं, मतलब बेसिकली बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं। बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं। इन प्लाज्मिड को सिंथेसाइज भी किया जाता है, जैसे PBR 322 एक सिंथेटिक प्लाज्मिड है, हमने लैब में बनाया हुआ है, ठीक है। बाय यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, प्लाज्मिड और वेक्टर डीएनए इज क्लीव्ड। अगर हमें प्लाज्मिड में डीएनए डालना है, तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं।
हमने भाई डिजायर्ड जीन आइसोलेट कर लिया है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है, इसको हमें इस प्लाज्मिड में डालना है, ठीक है, इसको हमें इस प्लाज्मिड में डालना है। तो प्लाज्मिड में डालने के लिए कहाँ डालेंगे, जगह कहाँ है, ये तो पूरा सर्कुलर है, तो प्लाज्मिड को हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। एट पर्टिकुलर साइट प्लाज्मिड को हमें कट करना पड़ेगा। तो प्लाज्मिड को कट करने के लिए कौन सी एंजाइम यूज होगी, अगेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम प्लाज्मिड को कट करेंगे, और प्लाज्मिड जैसे ही हमारा कट हो जाएगा तो ये प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। प्लाज्मिड हमारा कट हो चुका है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें हम हमारे ये वाले डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अब हमारा ये डिजायर्ड जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। आई होप ये आपको समझ चुका होगा, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे फिर से एक बार, वेक्टर में मोस्टली यहाँ पे जो वेक्टर यूज होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। बैक्टीरियोफाज में लैम्ब्डाफाज M13, प्लाज्मिड में PBr322, ठीक है। प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम वेक्टर ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियम। तो प्लाज्मिड हमारे बैक्टीरियम से ही, बैक्टीरिया से ही हम आइसोलेट करते हैं, या लैब से हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के मदद से प्लाज्मिड को कट करता है, और प्लाज्मिड को कट करने के बाद हम इसमें अब अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं। नाउ बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज, जैसे हमने बोला डीएनए लाइगेज को यूज करके फॉरेन डीएनए को इसमें इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए नाउ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। तो ये जो डीएनए हमको अभी मिला है, जिसमें दो डीएनए मिक्स है, एक तो यहाँ पे प्लाज्मिड का डीएनए है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए के साथ हमारा फॉरेन डीएनए है। तो फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए, इन दोनों डीएनए को मिला के, ठीक है, 2 मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई है। तो फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए दोनों को मिला के ये जो बना, इस पूरे डीएनए को बोला जाता है दैट इज काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए और काइमेरिक डीएनए। तो यहां तक आपको समझ चुका होगा। तो ये जो डीएनए बना, ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले हमने डोनर सेल, जो कि हमने बोला था जैसे हमारे बॉडी से हम बीटा सेल, हमने बोला बीटा सेल से हमने इंसुलिन बनाना है, तो बीटा सेल का डीएनए हमने आइसोलेट किया। डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में हमने कट किया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फ्रेगमेंट में से डिजायर्ड जीन को हमने आइसोलेट किया, जिसको हमने बोला दैट इज भाई हमारा पैसेंजर डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए। इसको हमने प्लाज्मिड में डालने के लिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया प्लाज्मिड को, और प्लाज्मिड में हमने डाल दिया। तो ये जो डीएनए बना, इस डीएनए को हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको कॉम्पिटेंट होस्ट में डालना है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाउ वी विल इंसर्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज पॉइंट सी, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो अब हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक कॉम्पिटेंट होस्ट में डालना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये 6 पॉइंट में कवर होने वाला है। अभी हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा है, यानी वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। फाइनली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नाउ इंट्रोड्यूस। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है फॉर एक्सप्रेशन इनटू द होस्ट सेल। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें हमारा इंसुलिन का जीन है, उससे हमें इंसुलिन बनवाना है। तो इंसुलिन प्लाज्मिड तो नहीं बनाने वाला, ये बैक्टीरिया बनाएगा। तो हमें इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डालना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डालना है, होस्ट सेल में डालना है फॉर एक्सप्रेशन यानी इंसुलिन बनाए, ठीक है। द सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म विच विल यूजुअली द बैक्टीरियम, ठीक है। तो हमें ये सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियम यानी होस्ट सेल में डालना है, बैक्टीरिया में डालना है। होस्ट सेल टेक अप नेकेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो होस्ट सेल जो है वो नेकेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर लेता है, टेक अप कर लेता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक डीएनए जब बैक्टीरिया में जाता है और बैक्टीरिया के कैरेक्टर को चेंज करता है, बैक्टीरिया से नए नए प्रोटीन बनवाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसका डिस्कवरी ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है। ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में नॉर्मल डीएनए है बैक्टीरिया का, ठीक है। इस बैक्टीरिया में जब हम प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस बैक्टीरिया में जब हम प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया में चले गया। अब ये जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज
ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया को हमने बोला ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड इनकॉर्पोरेट्स इनटू द ओन क्रोमोसोमल डीएनए एंड फाइनली एक्सप्रेसेस द ट्रेट कंट्रोल्ड बाय द पैसेंजर डीएनए। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए है ये हमारे बैक्टीरिया में चले गया है और ये अब बैक्टीरिया से होते हुए ये क्रोमोसोम में जाके, बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जाके मिलता है। मतलब प्लाज्मिड में जो हमने डीएनए डाला था वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जाके मर्ज हो जाता है और बैक्टीरिया से वो प्रोटीन बनवाता है जो प्रोटीन का जीन हमने डाला था, जैसे इंसुलिन। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाकी एंजाइम प्रोटीन के लिए भी सेम प्रोसेस यूज होती है, जैसे इंसुलिन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं it incorporates and into own chromosomal DNA with finally expresses the trait controlled by passenger DNA। तो ये अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में मर्ज हो चुका है, मिक्स हो चुका है और ये एक्सप्रेस कर रहा है ट्रेट जो कि पैसेंजर डीएनए अपने साथ लेके आया था। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल इज असिस्टेड बाय डाइवैलेंट कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन की मदद से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। कैल्शियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो कैल्शियम आयन की वजह से यहाँ पे निगेटिवली चार्ज डीएनए अट्रैक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयन की तरफ। तो ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और अंदर कैल्शियम आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये डीएनए कैल्शियम आयन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयन की तरफ जाता है, यानी अंदर जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन असिस्ट होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम आयन यूज होता है। नीट लेवल का, एमएसटी सीटी लेवल का क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन से आयन से होता है, कैल्शियम आयन से होता है। ठीक है, द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन या ई कोलाई। अगर हमको प्लांट में डीएनए इंसर्ट करना है तो प्लांट में डीएनए इंसर्ट करने के लिए हम कौन से बैक्टीरियाज का यूज करेंगे, तो ई कोलाई और एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियम, वहां से हम टीआई प्लाज्मिड लेंगे और टीआई प्लाज्मिड को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, द होस्ट कॉम्पिटेंट सेल हैज टेकन अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो ऐसे सेल को हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोला। ठीक है, ऐसे सेल को हमने ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोला जिसने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो नए कैरेक्टर शो कर रहा है, चाहे वो प्लांट का सेल हो या बैक्टीरियल सेल। ठीक है, प्लांट के सेल ने टीआई प्लाज्मिड ले लिया, हमने बोला जैसे हमने अगर प्लांट में डालना है डीएनए, मान लो ये प्लांट सेल है, तो इस प्लांट में ये जो प्लाज्मिड गया ये कौन सा प्लाज्मिड होगा, ये टीआई प्लाज्मिड होगा। अगर प्लांट सेल की बात करें तो टीआई प्लाज्मिड होगा, है ना। प्लांट सेल में कौन सा प्लाज्मिड होगा, टीआई प्लाज्मिड होगा। टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल में जाएगा और प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, वैसे ही बैक्टीरियल सेल में नॉर्मल प्लाज्मिड होगा पीबीआर 322 और वो प्लांट बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यहाँ तक समझ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉरेन डीएनए कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द नेकेड सेल बाय द प्रोटोप्लास्ट और कॉम्पिटेंट होस्ट सेल विदाउट यूजिंग वेक्टर। कभी कभी हम बिना वेक्टर यूज किए भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, बिना वेक्टर यूज किए भी डायरेक्टली डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जीन को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या टेक्निक है ये हमको अगले पेज पे देखने को मिलेगी। तो जो टेक्निक्स यूज होती है डायरेक्टली बिना वेक्टर यूज किए होस्ट सेल में, हमने वेक्टर बहुत पढ़ा, बट बिना वेक्टर के भी हम डीएनए को, जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, बट ये प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा मशीन्स की यूज होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफाइड मशीन्स की यहाँ पे जरूरत होती है, हाईली स्पेसिफाइड टेक्निक्स की जरूरत होती है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इट इज डन बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन यानी इलेक्ट्रिक शॉक्स के मदद से हम डीएनए को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। इलेक्ट्रिक शॉक देंगे बैक्टीरियल सेल को और डायरेक्ट उसमें छोटे छोटे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके द्वारा हम डायरेक्टली इसको डीएनए को इंसर्ट कर देंगे, जीन को इंसर्ट कर देंगे किसमें, इनसाइड द बैक्टीरिया। तो इलेक्ट्रोपोरेशन यानी इलेक्ट्रिक शॉक्स के मदद से। माइक्रो इंजेक्शन, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक इंजेक्शंस की मदद से डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, लिपोफेक्शन यानी लाइपोसोम्स की मदद से। लाइपोसोम्स क्या होते हैं, तो छोटे छोटे लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, डायग्राम्स की मदद से समझते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं लाइपोसोम्स, ये लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं लाइपोसोम्स। इसमें हम अपना डीएनए इंसर्ट करेंगे, अंदर डीएनए है। ये लाइपोसोम्स क्या होते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं बैक्टीरिया के वॉल के साथ, सेल वॉल के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो जब ये फ्यूज हो जाते हैं
तो इसमें से डीएनए डायरेक्टली इंसर्ट हो सकता है इनसाइड द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को इंसर्ट करने के लिए लाइपोसोम्स का भी हम यूज करते हैं, जिसको लिपोफेक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक शॉक के मदद से बैक्टीरियल पोर्स, बैक्टीरिया के अंदर के जो छोटे छोटे ओपनिंग्स है वो ओपन होंगे, डीएनए अंदर चले जाएगा। माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू हम डाल देंगे डीएनए को। लिपोफेक्शन यानी लाइपोसोम्स की मदद से हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो लिपोसोम्स की मदद से डायरेक्ट एंट्री हो जाती है डीएनए की, ठीक है। शॉर्ट गन यानी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हाई मैकेनिकल फोर्स यूज करके शॉर्ट गन के मदद से डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा, पेनिट्रेट किया जाएगा इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें हमको डीएनए को अगर इंसर्ट करना है तो हाई मैकेनिकल फोर्स यूज होगा। गन जैसे गोली मारते हैं ना बंदूक, तो इमीडिएटली आर पार ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। भेजे के आर पार, गले के आर पार गोली ट्रांसफर हो जाती है। तो वैसे ही बहुत हाई फोर्स के साथ हम डीएनए को इंजेक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल। तो बहुत हाई फोर्स के साथ, तो यहाँ पे ये गन जैसा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, तो बहुत हाई फोर्स के साथ इसको डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। इसी टेक्निक को आगे बायोलिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। शॉटगन मेथड को ही बायोलिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। हाई मैकेनिकल फोर्स की मदद से डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनसाइड द सेल। इसके अलावा अल्ट्रासोनिफिकेशन की मदद से भी हम डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो हमारा बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल जो है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी है। यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं एक छोटे से पॉइंट पे अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से एक छोटे से पॉइंट पे पोर ओपन हो जाता है, पोर यानी ओपनिंग, और इस ओपनिंग की मदद से हम डीएनए को अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डीएनए अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है बाय अल्ट्रासोनिक साउंड ऑन अ सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट पे अल्ट्रासोनिक साउंड को यहाँ पे स्टिमुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से एक सिंगल पॉइंट पे इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है कि वहां पे पोर, एक ओपनिंग डेवलप हो जाती है और उस ओपनिंग की मदद से डीएनए अंदर एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग मेथड है जिसके मदद से हम डीएनए को डायरेक्टली एंटर करवा सकते हैं विदाउट वेक्टर। कौन कौन सी टेक्निक है? इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब होता है शॉक मेथड, डायरेक्टली हम शॉक देते हैं और उसको एंटर करवा देते हैं डीएनए को, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, लिपोफेक्शन यानी लाइपोसोम्स के थ्रू, शॉटगन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड यानी हाई मैकेनिकल फोर्स के थ्रू, अल्ट्रासोनिफिकेशन यानी अल्ट्रासाउंड के मदद के थ्रू। बहुत ज्यादा हाई वेव ऑफ अल्ट्रासाउंड एक ही पॉइंट पे हिट की जाती है, हाई प्रेशर डेवलप होता है, पोर ओपन होता है, डीएनए अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी द ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू द टीआई प्लाज्मिड। प्लांट में हमको सिर्फ टीआई प्लाज्मिड ही यूज करना पड़ता है, जो कि एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से हमें मिलता है। इसको याद रखना है, नीट लेवल का क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड कौन से बैक्टीरिया से मिलता है? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। ये बैक्टीरिया कौन सा डिसीज कॉज करता है वो भी हमने पढ़ा है। ये बैक्टीरिया जो है ये प्लांट में ट्यूमर फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। होस्ट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन अब कैसे होगा, और ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को ही हमें सिलेक्ट करना है। जो नॉट ट्रांसफॉर्म्ड है, जो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को हमें नहीं लेना है। तो वो हम देखेंगे कैसे हम सिलेक्शन करेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट्स मिक्स्ड पॉपुलेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मतलब कुछ डीएनए हमारे ट्रांसफॉर्म्ड है। हमने देखा है कि जो डीएनए है, ऐसा डीएनए जिसमें हमारा प्लाज्मिड का भी डीएनए है और नॉर्मल हमारा जीन डीएनए जो हमने ऐड किया है वो भी है। तो ऐसे डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है, जो हमने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया है। बैक्टीरिया में हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। ऐसे बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अब उसके साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुए हैं। इनमें बैक्टीरिया का नॉर्मल डीएनए है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो ऐसे दो टाइप की मिक्स्ड पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। हमें कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? ट्रांसफॉर्म्ड। हमें कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? हमें कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? ट्रांसफॉर्म्ड वाला बैक्टीरिया चाहिए हमें। 2 मिनट। हमें ट्रांसफॉर्म्ड वाला बैक्टीरिया चाहिए, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाला बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए। तो हमें सिलेक्शन करना है अभी। तो नेक्स्ट स्टेप वही है, दैट इज सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हमें देखते हैं कि मिक्स्ड पॉपुलेशन हमें मिलती है ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया की,
ठीक है, जिसमें से हमें आइसोलेशन करना है किसका, रिकॉम्बिनेंट सेल का, नॉन ट्रांसफॉर्म का हमें आइसोलेशन नहीं करना है, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल का आइसोलेशन नहीं करना है। तो ये किसके मदद से होगा, मार्कर जीन्स के मदद से होगा विद प्लाज्मिड वेक्टर एंडपॉइंट। मार्कर जीन कौन से थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करेगा, मतलब उससे वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर बैक्टीरिया में है तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर बैक्टीरिया में है तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। और ये जीन कब होंगे, जब प्लाज्मिड इसमें एंटर किए होंगे, ठीक है। तो प्लाज्मिड हमने यहाँ पे एंटर किया है, मतलब प्लाज्मिड में एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस बैक्टीरिया में है और इस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन की वजह से, अगर हम इसमें एम्पिसिलिन ऐड करते हैं तो ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और ये बैक्टीरिया जो है वो लाइव रहेगा। तो ये बैक्टीरिया हमें देखेगा, ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा और ये बैक्टीरिया लाइव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो इस तरीके से हम इन बैक्टीरियाज को किल कर देंगे, ठीक है। इन बैक्टीरियाज को हम जो है ये किल कर देंगे और इन बैक्टीरियाज को हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है जनरेट करती है मिक्स पॉपुलेशन, दैट इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म्ड दोनों ही, जिसमें से हमको अगर आइसोलेट पॉपुलेशन को ही आइसोलेट करना है, जिसमें से हम जीन प्लाज्मिड को एम्प्लॉय करते हैं, प्लाज्मिड में जो मार्कर जीन होते हैं उसके मदद से आइसोलेट करते हैं। पीबीआर 322 पे हम देखते हैं कि जो मार्कर जीन होता है वो एम्पिसिलिन के लिए होता है, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है। तो अगर जब हम इन एंटीबायोटिक से इनको यूज करेंगे, इन एंटीबायोटिक से इनको ट्रीट करेंगे, तो ये सारे जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है वो किल हो जाएंगे और ट्रांसफॉर्म सेल हमको मिलेंगे और ट्रांसफॉर्म सेल को हम आगे कल्चर करेंगे यानी उसको एक सेल के 1000 सेल बनवाएंगे, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एम्पिसिलिन रेस्ट्रिक्शन जीन को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इसके अलावा हम टेट्रासाइक्लिन जीन को भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। बट यहाँ पे ये इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं। आगे अगर हम ये जीन निकाल लेते हैं तो ये जीन फिर से एंटीबायोटिक से किल हो सकता है। तो अगर हम इस प्लाज्मिड में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ये जीन निकाल लेते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, तो ये फिर से एंटीबायोटिक से किल हो सकता है, लेकिन उसको हमें नहीं करना है परफॉर्म। आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसकी हजारों कॉपी बनवाएंगे। वंस ट्रांसफॉर्म्ड, एक बार सेल हमको ट्रांसफॉर्म मिल चुका है, हमने उसको आइसोलेट कर लिया है, हमने उसको सेपरेट कर लिया है बाय स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रेश कल्चर मीडिया में, नए कल्चर मीडियम में, जहां पे उसको सारी चीजें मिलेगी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और वो अपनी एक सेल के 2 सेल, 2 के 4, 4 के 8, मीडिया क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ऐसा मीडियम जिसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। तो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करेंगे, ठीक है। At this stage, the host cell divide and redivide along with the replication and recombinant DNA carried them. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, 2 सेल 4, 4 में 8, 8 के 8000। तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी हमने जो डीएनए डाला है वो भी डिवाइड होते रहता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर हम बताएं तो ये जो एक सेल के 2 सेल होंगे, तो दोनों सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए भी होगा, प्लाज्मिड भी होगा। 2 सेल के 4 सेल होंगे तो इसमें भी हमारा प्लाज्मिड भी होगा, बैक्टीरियल डीएनए भी होगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डीएनए भी होगा, प्लाज्मिड भी होगा, बैक्टीरियल डीएनए भी होगा, प्लाज्मिड भी होगा, बैक्टीरियल डीएनए भी होगा, प्लाज्मिड भी होगा, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए भी होगा और प्लाज्मिड भी होगा। तो ऐसे जितने बार हमारा सेल डिवाइड होते रहेगा, हमारा बैक्टीरियल डीएनए भी डिवाइड होते रहेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वो भी डिवाइड होते रहेगा। तो इस तरीके से हम एक सेल के हजारों सेल बना सकते हैं और एक जीन के हजारों जीन इसके अंदर अपने आप बन जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप यहाँ पे दिया गया है, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ऑब्टेन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब हमको जो जीन हमने इसमें डाला है उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको लेना है। जैसे इंसुलिन का जीन हमने अगर स्टार्टिंग में डाला था तो लास्ट में हमको बैक्टीरिया से बहुत सारा इंसुलिन मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक, इंसुलिन एटसेट्रा।
Finally, the desired product is separated and purified through the downstream processing using suitable bioreactor. तो बायोरिएक्टर में हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, उनमें हम बहुत सारा इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं, फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके इनके अंदर से इंसुलिन, एंजाइम, विटामिन, जो भी चीजें हमको चाहिए हम इसमें आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक बार इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। आगे एक यहाँ पे डू यू नो वाला बॉक्स है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज CCMB, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये जो है ये प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रंटायर करता है एरियाज ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इंक्लूडिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मॉलिक्यूलर अप्रोचेस इन एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव इन सेंट्रल आर conduct high quality basic research and training in the frontier areas of the modern biology। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी जा रही है कि अगर किसी का इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोला जाता है सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक रिसर्च सेंटर है, रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पे बहुत सारी मॉडर्न बायोलॉजी पे रिसर्च होती है, जिसमें यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की है, मॉलिक्यूलर अप्रोचेस की बात की गई है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, क्वालिटी रिसर्च यहाँ पे होती है, ठीक है। मॉडर्न बायोलॉजी में बहुत ज्यादा रिसर्च यहाँ पे होती है। इट प्रमोट्स द सेंट्रलाइज्ड एंड नेशनल फैसिलिटीज। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, नेशनल फैसिलिटीज वगैरह। न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया जाता है, डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ बायोलॉजी को यूज किया जाता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इस रिसर्च सेंटर में आप आगे जाके रिसर्च कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या क्राइटेरिया है वो आगे इंटरनेट पे मिल ही जाता है। तो आपकी यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाने के लिए ये चीजें दी है कि एक सेंटर है, एक रिसर्च सेंटर है जिसपे आप हाई लेवल की रिसर्च अपनी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। तो एक बार हम पूरी प्रोसेस को इस डायग्राम के बेसिस पे समझ लेते हैं ना भाई, है ना, ताकि हमको पूरी प्रोसेस समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या किया, डोनर सेल से डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए जो हमने आइसोलेट किया उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने उसके फ्रैगमेंट्स बना लिए। फ्रैगमेंट्स में से एक हमारा फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए को हमने निकाल लिया, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है। इस जीन को हमने वेक्टर डीएनए में डाला, लेकिन वेक्टर डीएनए को भी तो हमको पहले क्या करना था, ओपन करना था। ये क्लोज है तो इसको ओपन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया। फिर इसमें हमने अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस कर लिया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट बैक्टीरियम में डाला, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हमने डाला, या वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस से डालना है तो वायरस क्या करेगा, अपना जो वायरस है डीएनए पे स्टिक हो, बैक्टीरिया पे स्टिक हो जाएगा और अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करेगा, यानी वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया जिसमें आ चुका है ये डीएनए, इसको आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हम आइसोलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हमने आइसोलेट कर दिया, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट जब जब अपनी कॉपी बनाता है तब तब हमारे बैक्टीरियल डीएनए की भी कॉपी बनती है। तो एक डीएनए के 2 डीएनए होते हैं, प्लाज्मिक डीएनए, एक डीएनए के 2 डीएनए होते हैं, फिर इसकी कॉपी बनती है। तो कॉपी बनने के बाद अब इसमें से हम बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, इसको हम आइसोलेट करके बहुत कल्चर करते हैं। तो हमने देखा लास्ट प्रोसेस में हम इसको कल्चर करते हैं, यानी इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में एक बैक्टीरिया के 1000 बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं। इन बैक्टीरिया से आगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन जो भी बना, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, इंसुलिन जो भी बना, ये हम प्रोटीन हार्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, बाय बायोरिएक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा था, लेकिन आप कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, मेरा एफर्ट कैसा लगा। अगर एफर्ट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, जिंदगी में खुश रहिए, ठीक है, आबाद रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।